नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। हम दोस्तों आज की हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने पिछली कक्षा के अंदर 24 अगस्त 2018 को हुए विद्युत विभाग के लाइनमैन के पेपर के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 1 से 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था। जो आज की हमारी क्लास है उसी में हम उसी प्रश्नों के अगले पार्ट अर्थात 51 से 100 नंबर जो प्रश्न बचे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में 51 से 100 तक अर्थात 50 क्वेश्चन जो कि निम्मी भाषा के अंदर दिए गए हैं उनको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही उनको आसानी से सोल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर मेरे चैनल पर आप नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अर्थात उस सीरीज का 51 नंबर प्रश्न है। यदि एक संधारित्र प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडलियों की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों बात चल रही है संधारित्र की। तो एक संधारित्र प्रकार की मोटर की बात करें तो संधारित्र के कॉन्टैक्ट के लिए अपने को 2 समूह की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे प्रत्येक समूह में अर्थात 2 समूह बनाएंगे तो प्रत्येक समूह के अंदर 8 कुंडलियाँ की आवश्यकता होगी। तो आपके सामने जो एक फोटो प्रचलित तो उसके अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया गया है। तो प्रत्येक जो समूह है 2 समूह के अंदर कुंडलियों की संख्या या 16/2 करे तो 8 क्वाइल प्रत्येक समूह के अंदर इसकी आवश्यकता होगी, जो कि आपके फोटो के सामने दिखाई दे गए हैं। इसमें प्रत्येक क्वाइल के 2 सिरे एन और एस या उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दिए गए हैं। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, नीचे दिखाया गया चित्र निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इंगित करता है। तो ये है एक वाइंडिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें वो जो बीच के जो डब्बे हैं वो एक स्लॉट है और उनके स्लॉटों के बीच में एक कॉइल दी गई है। तो जो आपके सामने जो कॉइल दी गई है वह किस प्रकार की कॉइल है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यह पेचदार वक्र कॉइल है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े 2 कुंडली सिरों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे। अर्थात जब हम वाइंडिंग करते हैं तो मोटर के सामने और मोटर के जो पीछे जो भाग दिखाई देते हैं उन दोनों समूह के बीच की दूरी के बारे में पूछा गया है। तो कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कॉइल अर्थात एक ही कॉइल के दोनों सिरों के जो बीच की दूरी है उनको फ्रंट पिच या अग्र पिच कहा जाता है। एक ही कम्यूटेटर भाग से जुड़े 2 कुंडलियों के पक्ष के बीच की दूरी को अग्र पिच या फ्रंट पिच कहा जाता है। इसे शब्दावली में वाई अप से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारा जो इस क्वेश्चन से संबंधित आंसर है वो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो यदि वक्र में कुंडल का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं। अर्थात यहाँ पे पूछा गया अगर एक धागे को एक केंद्र पर रख के इस तरीके से उसको घुमाया जाए कि वह एक वक्र बने तो उस वक्र को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे एक सामान्य केंद्र वाले कुंडल के समूह युक्त वक्र को केंद्रित वक्र कहा जाता है। आपके सामने जो फोटो प्रचलित होगी उस फोटो के अंदर ऐसा ही समूह बनाया गया है, तो ये केंद्रित वक्र हो जाएगा। जब सकेंद्रिक वक्र की बात करें तो एक से अधिक वर्त जिनके केंद्र एक ही हो सकेंद्रीय वर्त, और जो साबुन अभी आपके सामने फोटो प्रचलित हुई है वो एक वितरित वक्र की है। तो कुंडल का जो समूह होता है जिसका केंद्र एक हो केंद्रित वक्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है 3 फेज वाइंडिंग में फेज के बीच वक्र फेज विस्थापन कितना होता है। तो हम यहाँ पे बात करें 3 फेज वाइंडिंग की तो आपके सामने एक फ़ोटो प्रचलित होगी। उस फोटो के अंदर देख रहे हैं कि इसमें 3 वायर है, वो U, V और W अर्थात RY भी समझ लो या 3 वाइंडिंग समझ लो। तो तीनों वाइंडिंग के बीच के अंदर जो अगर फेज अंतर की बात करें तो जो शुरुआती है उसमें जो धारा का मान है कुछ भी समझो तो यह है फेज विस्थापन 120 डिग्री होता है। अर्थात आप ये भी समझ सकते हो जितनी फेज अगर 3 फेज से अधिक जो भी फेज की मोटर है तो अगर आप उसमें 360 डिग्री के अंदर जितने फेज है उसके भाग दे दो तो आपके सामने जो फेज विस्थापन है उसका मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो एक स्टेटर की विद्युत ये डिग्री
क्या होती है, या एक स्टेटर के अंदर जो वाइंडिंग की गई है उसके अंदर विद्युतीय डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे हम देखें तो 180 गुणा में ध्रुवों की संख्या ये स्टेटर की विद्युत डिग्री होती है। तो आपको बताऊं ये क्यों, इसके बारे में हम जब सोल्व करेंगे तो एक स्टेटर के जो दो पोलों की जो शक्ति होती है, उन शक्ति के जो चक्कर या उस शक्ति के कारण जो चक्कर का उत्पादन होता है वो प्रत्येक पोल में 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। अर्थात यहाँ पे पोलों की संख्या सिर्फ 2 बताई गई है, ठीक है। तो स्टेटर पर जब फेज अंतर की बात करें तो 180 डिग्री होता है, अर्थात साथ में ध्रुवों की संख्या पर डिपेंड यह करती है। तो स्टेटर की विद्युत डिग्री का मान 180 डिग्री गुणा में ध्रुवों की संख्या या पोल की संख्या, तो एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है, अर्थात संशोधक का अर्थ होता है रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में किस चीज़ की आवश्यकता होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन है उस 5 ऑप्शन के आधार पे देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग में एक डायोड का उपयोग किया जाता है, और डायोड का उपयोग एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आपके सामने जो फोटो प्रचलित है उसमें एसी सप्लाई से ट्रांसफार्मर जुड़ा है, और ट्रांसफार्मर को उसके स्टेप डाउन करके उसमें एक डायोड लगाया गया है और आगे लोड जोड़ा गया है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव संशोधक डायग्राम है। जब हम बात करें 2 डायोड की आवश्यकता, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड की आवश्यकता होती है, तथा एक ब्रिज रेक्टिफायर के निर्माण में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। जब ब्रिज के निर्माण में अगर 4 प्रतिरोध लगा दिए जाएं तो वह व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएगा। अर्थात हाफ वेव संशोधक या रेक्टिफायर में एक डायोड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए अल्टरनेटर, बी जनरेटर, सी संशोधक, डी ट्रांसफार्मर और ई ट्रांजिस्टर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की है एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, और रेक्टिफायर यहाँ ऑप्शन संशोधक है। संशोधक को या रेक्टिफायर को निमी भाषा के अंदर संशोधक का नाम दिया गया है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है, या रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर का जो अगला हमारा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य उपयोग किया जाता है। आयोडीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तेल के साथ मिश्रित पेट्रोल, केरोसिन, अर्थात या सभी। तो मैं आपको बताऊं कम्यूटेटर के जो निर्माण, कम्यूटेटर का कार्य है जो हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा बनी उसको बाह्य परिपथ में प्रदान करना, तो उसके लिए अपने को कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात ऐसी चीज या ऐसे द्रव्य की आवश्यकता होती है जो उसको नुकसान ना पहुंचाए। अर्थात हम किसी तेल या किसी पेट्रोल का उपयोग करेंगे तो वह उसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा, तथा कम्यूटेटर कार्बन के बने होते हैं तो उसको साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अन्य कार्बनिक पदार्थों जैसे तेल, वसा और ग्रीस को बहुत अच्छी तरह से घोल देता है, अर्थात उस पर चिपकने नहीं देता और घर्षण भी बराबर करता रहता है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या है। तो दोस्तों हमने स्टेबलाइजर का उपयोग घरों में किया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरीके से बात नहीं करेंगे। एक बार घरों में उपयोग किए गए स्टेबलाइजर की बात देखें तो स्टेबलाइजर का कार्य है अपने को जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है उस वोल्टेज को स्थिर मान के ऊपर किसी आउटपुट को देना, अर्थात अपने को जो जिस चीज वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कमी है तो बढ़ोतरी करके देगा, वो बढ़ोतरी है तो कमी प्रदान करेगा। आपके सामने जो स्टेबलाइजर की फोटो है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्थिर करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर सप्लाई वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है या बदलता है तो यह इसे वांछित सीमा तक लाता है, अर्थात जरूरत जितनी जरूरत है उतने तक लाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट रेगुलेटर का इस्तेमाल करके किया जाता है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ टैप चेंजर का उपयोग किया जाता है।
तो लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति देने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, तो इसका आरएमएस मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आरएमएस का जो फुल फॉर्म है उसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अर्थात आरएमएस वैल्यू का मान वर्ग माध्य मूल मान है। तो आरएमएस मान वोल्टेज का निकालने के लिए 1/वर्गमूल 2 गुणा में मैक्सिमम वोल्टेज का उपयोग किया जाता है। तो 0.0707 1/वर्गमूल 2 का मान 0.707 है, और गुणा में अगर मैक्सिमम वोल्टेज अपने पास 10 है तो इससे गुणा करेंगे तो अपने पास जो मान आएगा 7.070 वोल्टेज आएगा, जो कि हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम वोल्टेज से आरएमएस को 0.070 से गुणा कर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक विधि है। तो मैं आपको बताऊं वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि है। इस विधि में आर्मेचर से के जो आपके सामने फोटो प्रचलित हो रही है उसमें 3 फेज सप्लाई से एक अर्थात एक जनरेटर है। इससे जो आर्मेचर वोल्टेज है उसको कंट्रोल करता है। वार्ड लियोनार्ड विधि का उपयोग जो आपकी बात करें तो यह आर्मेचर में जो लागू होने वाले वोल्टेज को भिन्न करके उपयोग में की जाती है, इसलिए यह मूल रूप से वोल्टेज नियंत्रण विधि है। अर्थात हम वोल्टेज नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक का भी उपयोग कर लेते हैं, पर यहाँ पे हम प्राइमर की जो प्राइमर की मदद कर रहा है उसकी सहायता से हम वोल्टेज को कम करके उसकी स्पीड को कम करना है, अर्थात आर्मेचर की वोल्टेज को कम करना। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कम्युलेटर कंपाउंड जनरेटर तथा डी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो मैं आपको बताऊं आर्क वेल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले जनरेटर में उच्च धारा और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जो कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर या विभेदक संयोजित जनरेटर द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं यह इसमें सीरीज तथा शंट दोनों वाइंडिंग होती है तथा उनके दोनों के अंतर से यह डिसाइड होता है कि यह कौन सा जनरेटर है, अर्थात डिफरेंशियल का मतलब अंतर है। इस जनरेटर से आर्क को आरंभ करने के लिए शून्य भार से अर्थात स्टार्टिंग करेंगे तो इसका लोड शून्य होगा और एक उच्च वोल्टेज प्रदान करता है। जब लोड पे नहीं होगा तो उच्च वोल्टेज प्रदान करेगा, और एक बार आर्क या हमने स्टार्ट कर दिया तो वह कम प्रतिरोध पर निम्न वोल्टेज का प्रदान करने लग जाएगा, अर्थात धारा की बढ़ा देगा और वोल्टेज को कम कर देगा। तो आर्क वेल्डिंग के लिए जो जनरेटर उपयोग होता है इसे विभेदक संयोजित जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए और नई रफ्तार क्या होगी। तो मैं आपको बताऊं जब बात करें फ्लक्स की तो यहाँ पे डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के अंदर जब हम गति की बात करें तो इनकी गति उत्पन्न हुए विद्युत वाहक या विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ के समानुपाती तथा उत्पन्न हुए फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत होता है। तो यहाँ पे हमें दिए गए फ्लक्स का आधा फ्लक्स कर दिए जाने पर जब इनकी नई रफ्तार की बात करें तो आपके सामने फॉर्मूला होता है, यह गति से विपरीत होता है। तो अगर हम इसे फ्लक्स को आधा कर दें तो हमारी जो गति है वो दोगुनी हो जाएगी, अर्थात 1000 आरपीएम की जो गति है वह दोगुनी होकर 2000 आरपीएम हो जाएगी। तो क्वेश्चन से संबंधित ए ऑप्शन हमारा सही है, 2000 आरपीएम। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे। एक डीसी मोटर की रफ्तार रिक्तस्थान का सीधा समानुपाती होती है। मैंने अभी यह बात बताई थी। बी एक डीसी मोटर या डीसी जनरेटर की गति
विरोधी विद्युत वाहक बल या उत्पन्न हुए विद्युत वाहक बल के समानुपाती तथा उत्पन्न हुए फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती या विपरीत होता है। तो यहाँ इस सूत्र के अनुसार हमारी जो डीसी मोटर की रफ्तार या गति है वो विरोधी विद्युत वाहक बल के समानुपाती या अनुपाती होती है। तो ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें हमारा अब पूछा जाए किसके उल्टा होता है तो यह फ्लक्स के उल्टा होगा। अर्थात एक बात यही है विरोधी विद्युत वाहक बल का मान जितना बढ़ेगा तो उसकी गति भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इनमें से किसमें डाइवर्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डाइवर्टर का अर्थात एक प्रतिरोधक होता है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके या आर्मेचर के वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके उसकी गति को नियंत्रण करता है, यह है डाइवर्टर। जब हम बात करें डीसी श्रृंखला या सीरीज मोटर में डाइवर्टर प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। आपके सामने एक फोटो प्रतिरोध होगी, उस फोटो की बात करेंगे हमें। इस मोटर की जो आपके सामने फोटो प्रतिरोध उस जो वाइंडिंग है उसके समांतर क्रम में प्रतिरोध दिया गया है, तो यह डाइवर्टर का उपयोग करता है। इसे मोटर की सीरीज वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़कर इससे फ्लक्स के मान में कमी या बढ़ोतरी की जाती है, जिससे मोटर की गति या को कम बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो एक प्रतिरोध ही यहाँ पे डाइवर्टर का काम करेगा। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इंडक्शन मोटरों में स्क्रूइंग का फायदा क्या है। स्क्रूइंग का मतलब होता है यहाँ पे एक जो आर्मेचर या स्लॉट के खांचे होते हैं उसमें अलग अलग जो पत्तियाँ डाली जाती हैं उसका उपयोग करना। तो यहाँ पे स्क्रूइंग का उपयोग मोटर के संचालन में जो शोर आता है उसको कम करना। मोटर में शोर कम होगा तो मोटर का संचालन आसान होगा, उसमें चुंबकीय लॉकिंग की प्रवृत्ति का मान कम होगा और रोटर व स्टेटर के अंदर आसानी से मूवेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज उत्पन्न हुई फेज वोल्टेज के कितना गुणा बराबर होती है। तो जब हम बात करें 3 फेज स्टार कनेक्शन में वोल्टेज लाइन तथा फेज लाइन के बीच के मध्य का जो संबंध है उस संबंध की बात करें तो वोल्टेज लाइन बराबर होती है वर्गमूल 3 गुणा फेज वोल्टेज के। तो यहाँ पे जब हम वर्गमूल 3 का मान निकालें तो वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732। तो इस क्वेश्चन के अनुसार लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के 1.732 गुणा के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें हेयर ड्रायर में इनमें से कौन से मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, बी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर तथा डी परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर अर्थात ई शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। तो मैं आपको बताऊं जो हेयर ड्रायर के अंदर जो उपयोग होने वाली मोटर है वो छाया की ध्रुव एसी मोटर होती है, अर्थात इसे हम शेडेड पोल इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो हेयर ड्रायर के अंदर उच्च गति वाली मोटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात चल रहे परिपथ में बिना किसी बाधा के हम धारा का मान रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर एक ऐसा उपकरण है जिसकी हम धारा एक मतलब चल रहे लोड के आधार पे ही हम धारा का पता लगा सकते हैं। आपके सामने एक फ़ोटो है, उस फोटो के अंदर आपको टोंग टेस्टर दिखाई दिया गया। उसके ऊपर का जो भाग है जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों का जैसे गैप दिया गया है। तो यह एक बटन है साइड में रेड कलर का, उसकी सहायता से ओपन करके तार को इसके अंदर डालकर जब वापस लॉक करते हैं तो इसमें तार में चल रहा लोड या विद्युत धारा का मान माप सकते हैं। ये है तो टोंग टेस्ट का उपयोग सर्किट में बिना रुकावट डाले धारा का मापन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो
KWH मीटर किस प्रकार का मीटर है, और मतलब जो विद्युत मापी यंत्र है वो 3 प्रकार के होते हैं: इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और डिस्प्ले। तो आपके सामने जो फोटो है KWH मीटर की, यह उपकरण एक विशेष अवधि के दौरान बिजली, ऊर्जा आदि की कुल मात्रा को खपत को रिकॉर्ड करते हैं। यह उपकरण समय के एक विशिष्ट अवधि के लिए पठन प्रदान करते हैं, अर्थात ये इंटीग्रेटिंग परिपथ या उपकरण होते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर ये रिकॉर्ड करते हैं, पर ये रिकॉर्डिंग इनको नहीं बोल सकते, इनको इंटीग्रेटिंग जो KWH है या इंटीग्रेटिंग उपकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप का काम कर रहा है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो रोटर आवृत्ति, और हमने जो बात किया था रोटर आवृत्ति की, तो यह स्लिप गुणा में स्टेटर की जो आवृत्ति होती है स्टेटर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे स्लिप का मान 2% दिया गया है, तो इसे प्रतिशत से सीधा बदलें तो उसका मान 0.02 आएगा। जब हम रोटर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0.02 गुणा में 50 हर्ट्ज, तो इसका मान आ जाएगा 1 हर्ट्ज। अगर 50 हर्ट्ज की 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप का मान 2% है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान 1 हर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, इनमें से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी फास्फोर ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी तथा ऑप्शन ई या तो सी या डी। तो मैं आपको बताऊं, एडी करंट डिस्क में जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसे एल्यूमिनियम धातु कहते हैं, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से किस प्रकार के भार या लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है। तो मैं आपको बताऊं, शुद्ध संधारित्र परिपथ और शुद्ध प्रेरण मित्र या कुंडली परिपथ की बात करें या प्रेरित परिपथ की बात करें तो इसमें जो पावर फैक्टर का मान है 0 है। इन परिपथों का उपयोग पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए किया जाता है, अर्थात अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए इनका परिपथ किया जाता है। इन परिपथों के अंदर धारा एक वोल्टेज का विरोध करता है, दूसरा धारा का विरोध करता है, जिसके कारण इनमें जो फेज अंतर होता है धारा और वोल्टेज के मध्य, वो फेज अंतर 90 डिग्री होता है। जब पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर का हम कोस फाई से दर्शाते हैं, और कोस फाई यहाँ पे फाई में कोण है, तो फेज अंतर 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होने के कारण यहाँ पे जो दोनों परिपथ है शुद्ध संधारित्र भार और शुद्ध प्रेरित्र भार, तो दोनों 0 पावर फैक्टर पे कार्य करते हैं। तो ए व बी दोनों सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका कारण यही है कि इनका फेज अंतर 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री होने के कारण कोस 90 का मान 0 होता है, और तो पावर फैक्टर का मान भी 0 होगा। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, इनमें से कौन सी मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होता है। ए स्प्लिट फेज मोटर, बी 3 फेज मोटर, सी 2 फेज मोटर, सी डी सिंगल फेज मोटर तथा ई 6 फेज मोटर। जब हम बात करें, जब हमारे पास फेज विस्थापन 60 डिग्री है, तो अर्थात पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब 2 या 2 से अधिक मोटर की बात फेज अंतर की बात करें तो 360 डिग्री बटी n, अर्थात यहाँ पे फेज विस्थापन होगा या n फेजों की संख्या होगी। तो अपने को यहाँ पे कौन सी मोटर या अर्थात तो कितने फेज वाली मोटर का विस्थापन 60 डिग्री होगा। तो अगर विस्थापन का मान अपने पास 60 डिग्री है तो 360 डिग्री बटे 60 का भाग देंगे तो 6 फेज वाली मोटर या 6 फेज मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री होगा। तो ई हमारा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो स्प्रिंग के लिए फास्फोर ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें
क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं। स्प्रिंग जिसका जो फास्फोरस एलॉय का बना होता है, यह इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि यह कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। जहां स्प्रिंग का उपयोग विद्युत धारा को गतिशील प्रणाली में आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसमें एक छोटा प्रतिरोध होना चाहिए, अर्थात कम प्रतिरोध होना चाहिए। तापमान में वर्धित उनके स्थिरांक को प्रभावित किए बिना उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो उसमें कम प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है, इसलिए इसका स्प्रिंग में उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो सापेक्ष विद्युतशीलता को कौन से ब्रिज से मापा जाता है। तो मैंने अभी बताया था, जिसमें अज्ञात मान के प्रतिरोध के लिए वेस्टर्न ब्रिज और सापेक्ष विद्युतशीलता मापने के लिए शेरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। आपके सामने जो फोटो है वो शेरिंग ब्रिज की है, जिसमें दो प्रतिरोध और इसमें संधारित्र का उपयोग किया जाता है और साथ में ही प्रयुक्तिमान के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। इसमें एक कैपेसिटर दूसरा प्रतिरोध के समांतर क्रम में, तीसरा श्रेणी क्रम में और चौथा प्रतिरोधों का उपयोग किया जाता है, जिसे श्रेणी परिपथ कहते हैं। यह एक ऐसी प्रकार का है, इसका उपयोग अब सापेक्ष विद्युतशीलता तथा धारिता मापने के लिए किया जाता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पठन 1.22 आता है या 1220 आता है। तो मैं आपको बताऊं, लेड एसिड बैटरी की बात करें तो मैंने आपको विशिष्ट गुरुत्व के आधार पर बैटरी की चार्ज, फुल चार्ज, अर्ध चार्ज की स्थिति को बताया था। जो आपके सामने फोटो है, पूर्ण चार्ज अवस्था पर बात करें तो इसका इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.25 से 1.28 है। हाफ चार्ज या अर्ध चार्ज की अवस्था की बात करें तो 1200 1.20 से 1.25 तक है, या 1200 से 1250 है। तो अपने पास जो स्थिति है उस स्थिति में 1220 दिखाया गया है, जो कि अर्ध चार्ज अवस्था अर्थात 60% चार्ज है ये। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राउंडर शेड, सॉर्टिंग और ओपन कॉइल का पता लगाने में ढूंढने में किया जाता है। अर्थात एक आर्मेचर की जो कमियों को ढूंढने के लिए, खराबी का पता लगाने के लिए हमेशा ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन के आधार पर जो ग्राउलर उपयोग होते हैं वो एक्सटर्नल या बाहरी ग्राउलर होते हैं। तो ये एक आर्मेचर की जो ग्राउंडिंग या अर्थिंग का उपयोग, ये शॉर्ट है या ओपन है, उस कॉइल का पता लगाने के लिए ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, ताप युग्मन का उपयोग करते हुए वोल्टमीटर किसका मापन करता है। ताप युग्मन का मतलब यहाँ थर्मोस्टेट का नहीं है, मतलब टेम्परेचर के आधार पे अगर उपयोग की बात करें तो एक वोल्टमीटर किस चीज़ का मापन करता है। तो वोल्टमीटर हमेशा आरएमएस मान का या उसका मापन करता है। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो वोल्टमीटर के अंशांकन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अंशांकन का मतलब है वोल्टमीटर के अंदर होने वाली कमियों का जांच करने के लिए या जांच परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे एमीटर और वोल्टमीटर, ये पाठ्यांक ऐसे हैं, उनकी जो कमियों के या उसके सही की जांच करने के लिए हमेशा विभव मापी का उपयोग किया जाता है। विभव मापी का उपयोग, जैसे ये डिजिटल मीटर हैं जो दोनों सिरों पर लगा के जो वोल्टेज को माप सकते हैं और वोल्टमीटर का अंशांकन या उसका परीक्षण कर सकते हैं, सही और की जांच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो फ्यूजिंग कारक या फ्यूजिंग फैक्टर के बीच का अनुपात किसके रूप में परिभाषित किया जाता है।
ए अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्टेज था, बी अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा के ऊपर, सी न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और नियत विद्युत धारा के ऊपर, डी न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड वोल्टता के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। एक फ्यूज की वह दक्षता, वह अनुपात जो कि उसके ऊपर राशि तथा वह कितनी धारा को सहन कर सकता है, उस दोनों के बीच का अनुपात। तो फ्यूजिंग फैक्टर अर्थात अधिकतम करंट, अधिकतम फ्यूजिंग विद्युत धारा और रेटेड विद्युत धारा या जो इस पे नियत विद्युत धारा कम से कम वह प्रवाहित कर सकता है, उन दोनों के बीच का अनुपात फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, एक 100 वोल्ट के जो वोल्टमीटर में 100 मापक भाग हैं, जिसमें आधे भाग को पढ़ा जाएगा। वोल्टमीटर की बात की जा रही है, उसमें 0 से 100 वोल्टमीटर वह मापता है और उसमें 100 मापक भाग कटे हुए हैं। तो यहाँ पे आधे भाग की बात करें तो 100 वोल्टमीटर और 100 भाग है, तो एक भाग बराबर 1 वोल्टमीटर हो जाएगा। और वहीं आधे भाग की बात करें तो वह आधा भाग 0.5 वोल्ट को मापेगा। तो इसमें ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, शैथिल्य हानि किस पर निर्भर करती है। तो मैं आपको बताऊं, शैथिल्य हानि को हमने हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पढ़ा है। किसी पदार्थ को चुंबकित या विचुंबकित या चुंबक बना के और विचुंबक बना के जब उसमें जो चुंबकीय गुण रह जाते हैं, उसके कारण जो हानि होती है उसे शैथिल्य हानि या हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। यह पदार्थ के आयतन पर निर्भर करती है, पदार्थ किस प्रकार का है, पदार्थ की आवृत्ति पर निर्भर करती है तथा उसमें उत्पन्न अभिभावक या फ्लक्स के घनत्व पर निर्भर करती है। तो शैथिल्य हानि सभी चीज पे निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों की संख्या 72 है और तो दिक् परिवर्तक खंडों की संख्या कितनी होगी। तो डीसी मशीन के अंदर अगर जितनी कुंडलियों की संख्या है और तो उस कुंडलियों की संख्या के साथ ही दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर के जो सेगमेंट हैं उनके उतनी ही आवश्यकता होगी जितनी कुंडलियों की संख्या है। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कुंडलियों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए डीसी मशीन में अगर 72 कुंडलियों का उपयोग किया जाता है तो दिक् परिवर्तन या कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए भी संख्या 72 होगी। तो इससे संबंधित हमारा सी ऑप्शन है जिसमें 72 दिया गया है, तो वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र अभिवाह जिसे फ्लक्स कहा जाता है वितरण का एक प्रकार है। अर्थात जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसमें जो वक्र बनता है वह किस तरीके का बनता है। तो ए त्रिकोणीय, बी समलंगाकार, सी शैडेड आकार, डी नुकीली प्रकृति वाला। तो जो सामने आपके फोटो है उसमें विभिन्न प्रकार के जो फ्लक्स का वितरण दिया गया है, तो यह समलंबाकार यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो निम्नलिखित मोटरों में से किस में ऋणात्मक गति विनियम होता है। यहाँ पे गति या गति रेगुलेशन की बात करें तो ऋणात्मक किस में होता है। ए शंट मोटर, बी श्रेणी मोटर, सी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो यहाँ पे बात करें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर ऋणात्मक गति विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो निम्न में से क्या मशीन की घूर्णी हानि का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात मोटर के घूमने या गति के कारण जो उत्पन्न हानियाँ होती हैं उसमें कौन कौन सा उसमें प्रतिनिधित्व करता है। तो हम यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा घर्षण और वायु हानियाँ होगी, जो इसके गति के कारण इसमें बढ़ोतरी या घर्षण और वायु के कारण इसका करेगी। तो गति के कारण या घूर्णी जो हानि है वो घर्षण और वायु घर्षण के कारण होते हैं। तो घर्षण के कारण जो नुकसान होते हैं जैसे बियरिंग का घर्षण,
बर्स्ट घर्षण। और जब हम बात करें तो वायु घर्षण के जो नुकसान होते हैं अर्थात घूर्णनीय आर्मेचर का वायु घर्षण है, तो इन दोनों के कारण या इन दोनों के जो प्रतिनिधित्व करता है ये नुकसान मोटर की गति के कारण हार्नियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, पूर्ण भार स्थिति में के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जब फुल लोड या पूरा लोड प्रदान करके जो परीक्षण किए जाते हैं वो हॉपकिंस परीक्षण तथा स्पनर परीक्षण है। हॉपकिन परीक्षण का उपयोग डीसी मशीन की दक्षता की जांच करने के लिए किया जाता है तथा स्पनर परीक्षण का उपयोग एक ट्रांसफार्मर पर किया जाता है, जो कि फुल भार स्थिति के तहत किए जाने वाले परीक्षण हैं। तो यहाँ पे ए व सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, डीसी मशीन में स्लॉट वेजेस किससे बने होते हैं। तो डीसी मशीन में जो स्लॉट वेजेस बने होते हैं वो सिलिकॉन इस्पात या सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। जब हम बात करें स्लॉट वेजेस का उपयोग हवा के अंतराल को कम करने के लिए किया जाता है, इसके लिए यह सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा रिक्तस्थान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो मैं आपको बताऊं, डीसी मोटर के जो चालक के घूर्णन की दिशा है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के आधार पे निर्धारित की जाती है। जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का अध्ययन करें तो आपके सामने जो फोटो प्रचलित होगी उसमें अंगूठा फ्लेमिंग के जो अंगूठा घूर्णन की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को तथा मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो डीसी मोटर चालक के गति की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से आधार पर निर्धारित की जाती है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक या फ्लक्स रेगुलेशन या फील्ड रेगुलेशन को किसके लिए प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, डीसी मोटर के अंदर जो फील्ड रेगुलेशन होता है वो आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उस फ्लक्स के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है जो हमारा सही आंसर है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स के नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, अगर केबल की लंबाई को दोगुनी हो जाती है तो इसकी धारिता के ऊपर या धारिता सी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या धारिता कितनी हो जाएगी। तो जब आपके सामने एक फोटो प्रचलित होगी उसके अंदर जो फॉर्मूला दिया गया है उस फॉर्मूले के आधार पर इसमें बात करें तो धारिता सी जो कि लंबाई के ऊपर लंबाई के समानुपाती आर उसकी त्रिज्या उसके के समानुपाती तथा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे धारिता लंबाई के समानुपाती होती है। अगर लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता भी दोगुनी हो जाती है। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, फोटोकॉपी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो
फोटोकॉपी मशीन की बात करें तो यह विद्युत धारा के स्थिर विद्युत प्रभाव पे बात करती है। इसका स्थिर विद्युत प्रभाव का अर्थ है जब किसी आवेशित कण को आवेशित कण को अनावेशित कण के पास ले जाया जाता है तो उस दोनों के पास में ले जाने के बाद वह अनावेशित कण भी चार्ज हो जाता है। यही प्रभाव स्थिर विद्युत प्रभाव है। तो इसी के आधार पे फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, जब समान मान के प्रतिरोध R को N प्रतिरोध हैं और एक श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। जब मैं बात करूं एक समान मान के प्रतिरोधों को जब श्रेणी में जोड़ते हैं तो जो प्रतिरोध हैं उसका कुल या गुणा कर देते हैं। तो जैसे आपके सामने 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, एक डायग्राम है, उसमें जब कुल की बात करें तो चारों को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे प्रत्येक समान मान के होने के कारण इसमें कुल जितने प्रतिरोध हैं उसका गुणा कर दिया जाए, अर्थात R बराबर NR इसका सही आंसर हो जाएगा, या कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध NR हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, निम्न में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता। तो मैं आपको बताऊं, प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरित्र तीनों का उपयोग अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जिनमें से संधारित्र की बात करें तो संधारित्र के अंदर संधारित्र आवृत्ति का विरोधी होता है, अर्थात एसी को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, एसी जनरेटर का वह भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है, अर्थात जनरेटर के अंदर एक भाग कुंडली के अंदर जो बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा प्रवाहित कर देता है, वहाँ पे मैं बताऊँ आर्मेचर से जो विद्युत धारा वो कम्यूटेटर तक आती है और कम्यूटेटर से स्लिप-रिंग के माध्यम से उसे बाह्य परिपथ को प्रदान किया जाता है। तो स्लिप-रिंग को जब निमी भाषा की बात करें तो सर्पी वलय कहा जाता है। तो स्लिप-रिंग की सहायता से कम्यूटेटर से विद्युत धारा को बाह्य परिपथ में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है। या भंवर धारा की बात करें तो इसकी जब हम परिभाषा की बात करें तो यह विद्युत चुम्बकीय ब्रेक, मर्द संबंध, धारा मापी, गति मापक तथा प्रेरण मोटर सभी में इसका उपयोग किया जाता है। जब हम भंवर धारा की परिभाषा की बात करें तो इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। जब प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने या एसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर किसी चालक में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो चालक में धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इन धाराओं को भंवर धारा कहते हैं। तो यह विद्युत चुंबकीय ब्रेक में, मर्द संबंधी धारामापी में भी होता है, गति मापक में भी होता है, प्रेरण मोटर में भी होता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न की बात करें तो एक एसी रिले चुंबक में चैटरिंग या शोर को निम्न में से किसका उपयोग द्वारा समाप्त की जाती है। तो एसी या रिले चुंबक में चैटरिंग का उपयोग छायांकन तार का उपयोग करके समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 51 से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जिनमें से निमी भाषा के अंदर हमने ये क्वेश्चनों का अध्ययन किया है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा और मुझे आपका सभी का सपोर्ट की जो आवश्यकता है तो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा के अंदर एक महत्वपूर्ण वीडियो और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को
जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों।